बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे नेक्स्ट टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट दो तरह का होता है, इसकी दो टाइप्स हैं। मैट्रिक एफएससी लेवल पर आपने पढ़े हुए हैं ये टॉपिक। अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक और वेक्टर से तो भाई चांसेस ये हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर स्केलर भी बन सकता है और आंसर वेक्टर भी बन सकता है। अगर आंसर स्केलर बन गया तो फिर इस मल्टीप्लिकेशन का नाम स्केलर प्रोडक्ट रखा जाएगा और अगर आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर बन गया तो फिर इस मल्टीप्लिकेशन का नाम वेक्टर प्रोडक्ट रखा जाएगा। यानी ये डिपेंड करता है आंसर पर। अब हमें कैसे पता चलना है कि आंसर वेक्टर आना है या स्केलर? भाई जब आपको ये पता चलेगा ना कि ये कौन सा वेक्टर है पहला और दूसरा कौन सा वेक्टर है, तो फिर हमें पता चल जाएगा आंसर वेक्टर आना है या स्केलर। मसलन मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर यहाँ पर फोर्स रखें और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रखें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वर्क आता है, तो वर्क का हमें पता है वो स्केलर है, वो तो वेक्टर नहीं है। इसका मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर स्केलर आएगा, तो ये स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा, जबकि पास जगह पर आंसर वेक्टर आया करेगा। तो पहले हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं। स्केलर प्रोडक्ट जैसे कि आपको डेफिनेशन मैंने बता दी है, जब वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी है इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर बन जाए स्केलर। ऐसे प्रोडक्ट को हमने स्केलर प्रोडक्ट कहना है। अब इस प्रोडक्ट को शो करने के लिए यहाँ पर जो सिंबल था, सिंबल वो फिक्स कर देना है। यानी जब भी आंसर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर स्केलर आए, देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों स्केलर लिखा, हमें तो नहीं पता ए क्या है बी क्या है। ये ए और बी जनरल नाम्स हैं, ये कोई वेक्टर्स जिस तरह वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, एक्सेलरेशन वगैरह होते हैं, ये वो वाले नहीं हैं। ये ए बी सी के लेटर्स हैं। हमने नाम सपोज नाम रखे हैं कि एक वेक्टर का नाम फ़र्ज़ करें ए, दूसरे का फ़र्ज़ करें बी, और आंसर में भी फ़र्ज़ करके लिखा स्केलर आ गया। क्योंकि हमें तो जब पता चलेगा ए क्या है बी क्या है फिर ही आंसर बताएंगे ना स्केलर आना है या वेक्टर आना है। तो अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई दो वेक्टर्स है, फ़र्ज़ कर लिया उनका आंसर स्केलर आ गया, तो फिर हम कह सकते हैं अगर आंसर स्केलर आ गया है तो फिर हम कह सकते हैं इस मल्टीप्लिकेशन का नाम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर प्रोडक्ट है। इसका सिंबल ये होगा कि इन दोनों के बीच में जब भी ये आंसर स्केलर आ जाया करेगा, इसकी निशानी ये पहचान हमने रख ली कि इन दोनों के दरमियान में डॉट लिख दिया जाएगा। तो ये जो डॉट है ना, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया इस स्केलर के साथ। जब भी आंसर स्केलर आना है तो दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट लिखा जाएगा। डॉट के मीनिंग्स बन जाएंगे कि आंसर स्केलर आना है। तो इसको मैथमेटिकली हम इस तरह लिखते हैं, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सिर्फ ए बी नहीं लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा लिखेंगे। उसकी वजह ये कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, डॉट के मीनिंग्स ये हैं। फ़र्ज़ करो एक ये वेक्टर है ए जिसका नाम है और दूसरा वेक्टर ये है जिसका नाम बी है, इनके दरमियान एंगल थीटा है। तो जब ए और बी को मल्टीप्लाई आप करते हो तो उस वक्त आप ए की सारी मैग्नीट्यूड को बी की सारी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई नहीं करते। डॉट का मतलब है कि ए की तो सारी मैग्नीट्यूड, फ़र्ज़ करो ए की वैल्यू सपोज 10 है और बी की वैल्यू सपोज 8 है, तो ए डॉट बी का मतलब ये नहीं है कि 10 और 8 को मल्टीप्लाई कर दो। ए डॉट बी का मतलब है कि ए तो सारे का सारा, बी के हिस्से बना लो, बी के टुकड़े कर लो। टुकड़े कैसे करेंगे? इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे, वेक्टर है ना, तो एक कंपोनेंट उसका बनेगा जो वेक्टर ए के ऊपर आ रहा होगा और एक उसका कंपोनेंट बनेगा जो वेक्टर ए के साथ 90 का एंगल बना रहा है। तो ऐसा कंपोनेंट जो वेक्टर ए के ऊपर आ रहा है, आपने ये वाली लंबाई तलाश कर लेनी है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो डॉट प्रोडक्ट के ये मीनिंग्स होते हैं, ए वेक्टर कंप्लीट और बी का वो हिस्सा जो ए के ऊपर आ रहा है सिर्फ उसको मल्टीप्लाई कर लो, और इस हिस्से का नाम होता है बी कॉस थीटा, बी एक्स। ये बी एक्स कंपोनेंट है ना, ये बी वाई है, तो बी एक्स का फार्मूला बी कॉस थीटा होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो डॉट मल्टीप्लिकेशन है वो बेसिकली
वन कंप्लीट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो ए के ऊपर आ रहा है उनकी मल्टीप्लिकेशन है। इसलिए मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जिसको आप ए मल्टीप्लाइड बाई बी कॉस थीटा इस तरफ ब्रैकेट में लिख लें, तो ये पता चल गया ए कंप्लीट है, फुल मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये मल्टीप्लाइड बाई बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा मैंने कहा ये टुकड़ा है बी का, कंपोनेंट है जो ए की डायरेक्शन है में है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, इसीलिए वो बीच में कॉस थीटा आया है शुरू वाली डेफिनेशन में कि उसमें कंपोनेंट हम ले रहे हैं, बी सारे का सारा नहीं ले रहे, बी का एक कंपोनेंट ले रहे हैं। बी कॉस थीटा एक सिंगल लेंथ है इतनी सी, उसको हमने ए से मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरी एक्सप्लेनेशन इसमें ये कर सकते हैं कि अगर बी डॉट ए तलाश किया जाए तो बी डॉट ए का मतलब होगा बी सारे का सारा मल्टीप्लाइड बाय ए कॉस थीटा। अब कंपोनेंट आपने ए का ले लेना है, यानी और ए का वो कंपोनेंट जो बी के ऊपर आएगा उसको भी ए कॉस थीटा ही बोलेंगे। तो ये भी उसी तरह लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कंप्लीट मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, जिसको हमने ए कॉस थीटा बोला है। तो ये इनकी फिज़िकल मीनिंग है। ये जो मैंने दो एक्सप्लेनेशंस दी हैं कंपोनेंट्स के साथ, ये इसके फिज़िकल मीनिंग है। अच्छा, उसके बाद जी हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़, करैक्टरिस्टिक्स जिसको कहते हैं, मेन एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग में ये चीज़ें आती हैं करैक्टरिस्टिक्स। बल्कि पहले एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। रियलिटी में कौन कौन से ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका मल्टीप्लाई करने से आंसर स्केलर आता है, वो एग्जांपल्स होंगी। देखो, एक मैंने अभी शुरू में बता दिया था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करें तो वर्क आता है, तो इसलिए इनके दरमियान डॉट लिखेंगे। इस प्रोडक्ट का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट है क्योंकि डॉट सिंबल है ना इसका। इसी तरह फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो पावर बनती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को वेक्टर एरिया ए से मल्टीप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को वेक्टर एरिया ए से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, एंड सो ऑन। ये बेशुमार एग्जांपल्स हो सकती हैं। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। पहली करैक्टरिस्टिक है डॉट प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव, यानी कि तरतीब चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव कहते हैं जिसमें तरतीब चेंज करने से फ़र्क ना पड़े। मैथमेटिकली इसको लिखते देंगे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। जिस तरह हम आम तौर पर मैथ में नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 4x5 और 5x4, दोनों के आंसर सेम है, ये कम्यूटेटिव है। बिल्कुल ऐसे ये डॉट प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव है। दूसरी प्रॉपर्टी, अच्छा इनके चलो अगर प्रूव करना चाहते हैं, ए डॉट बी को अगर मैं प्रूव करता हूँ तो ये आंसर ए बी कॉस थीटा आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। दूसरा बी डॉट ए का आंसर अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली चीज़ें आपस में आगे पीछे आ सकती हैं क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड्स हैं, वैल्यूज़ हैं। तो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई जब करते हैं ना, पहली को बाद में, बाद वाली को पहली में लिख सकते हैं। इसको आप ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। तो 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आंसर आ जाएगा ए डॉट बी विल बी इक्वल टू बी डॉट ए। इनके ऊपर वेक्टर्स के सिंबल ज़रूर लगाने, ये ना लगाए तो ये गलत हो जाएगा। ये प्रूव हो गया इसका छोटा सा। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 बन रहा हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज़ 0, दैट इज़ अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं और आपको पता है कि ए और बी के दरमियान एंगल 90 डिग्री है तो ए बी कॉस 90 लिखेंगे। कॉस 90 क्योंकि 0 होता है, उसने जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है आंसर 0 आ जाएगा। इसको यूनिट वेक्टर के केस में भी डिस्कस करें। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर यानी आई और जे यूनिट वेक्टर हैं, आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं, तो इसका आंसर भी 0 आना है। इसी तरह जे डॉट के डॉट आई, जब भी वेक्टर आपस में 90 का एंगल बनाएंगे उनका आंसर 0 आएगा। किसी एक को चलो मैं प्रूव कर देता हूँ। फ़र्ज़ करो आई डॉट जे को प्रूव करते हैं। आई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, जे वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है। तो आई की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय जे की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, वो 90 था,
तो cos 90 लिखेंगे। अब i की मैग्नीट्यूड हमें पता है 1 है, j की भी 1 है, लेकिन cos 90 का आंसर 0 है, तो ये फाइनली आंसर 0 हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है पैरेलल वेक्टर्स के लिए, फॉर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है, उनको पैरेलल कहते हैं। उसके लिए डॉट प्रोडक्ट का आंसर मैक्सिमम आएगा। ए डॉट बी, फ़र्ज़ करो ए और बी पैरेलल है, तो ए बी कॉस 0 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि जब भी वेक्टर्स पैरेलल होंगे आंसर एंगल का 0, कॉस 0 का आंसर 1 होता है, तो ए बी आंसर आ गया। दिस इज़ मैक्सिमम आंसर। इसी तरह चौथी प्रॉपर्टी फॉर एंटी पैरेलल लिख सकते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब ये होगा थीटा 180 डिग्री है, तो अब की बार ए डॉट बी फ़र्ज़ करो आपस में 180 एंगल बना रहे हैं, तो आंसर ए बी कॉस 180 डिग्री आ जाएगा। कॉस 180 का आंसर कैलकुलेटर से अगर आप फाइंड करते हैं तो -1 होता है, ये माइनस ए बी आंसर आ जाएगा। कई बच्चे समझते हैं कि ए डॉट बी का आंसर ये मिनिमम है, भाई याद रखना है ये भी मैक्सिमम आंसर है। नेगेटिव साइन ने आंसर को मिनिमम नहीं बनाना, आंसर जो मिनिमम होता है ना डॉट प्रोडक्ट का वो 0 है, वो 90 एंगल पर है। नेगेटिव का तो मतलब यहाँ पर सिर्फ ये है कि इस दफ़ा डायरेक्शन अपोजिट थी वेक्टर्स की, पहले जो केस था उसमें सेम थी, बस ये नेगेटिव का मतलब। अगर रियलिटी में बात करते हैं, फ़र्ज़ करो वर्क है, कभी वर्क पॉजिटिव आता है कभी नेगेटिव आता है, तो वो स्केलर, तो उसके साथ नेगेटिव क्यों? अमूमन तो आप नेगेटिव डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं ना फिज़िक्स में, यहाँ पर डायरेक्शन का नहीं है। अगर वर्क नेगेटिव आया तो इसका मतलब है वो वर्क स्टोर हो गया है, अगर वर्क पॉजिटिव है तो वो स्टोर नहीं हुआ, वो परफॉर्म हो गया है। तो यहाँ पर नेगेटिव के सिर्फ ये मीनिंग्स हैं, स्टोर वर्क भी मैक्सिमम अगर है और परफॉर्म्ड वर्क भी मैक्सिमम है, तो वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे जी। उसके बाद इसको हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर के केस में, या चलो वो आगे सेल्फ में कर लेते हैं। पांचवा, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। अगर एक वेक्टर को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आइडेंटिकल वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन, ए डॉट ए, देखो अगर दोनों का सिंबल मैंने सेम रखा है तो इसका मतलब है दोनों वेक्टर्स में एंगल भी 0 है। ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस 0 डिग्री लिखेंगे, बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल वेक्टर्स। कॉस 0 1 हो जाएगा तो ए स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इसको यूनिट वेक्टर के केस में डिस्कस करेंगे फॉर यूनिट वेक्टर्स जो आइडेंटिकल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई को आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आंसर भी आई स्क्वायर ही आना है, लेकिन हमें लकीली पता है आई की मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही बन जाएगा, इसलिए आई डॉट आई का आंसर 1 हो जाएगा। इसी तरह जे डॉट जे और के डॉट के, इन सब के आंसर्स 1 आ जाएंगे। किसी एक को प्रूव कर लेते हैं। आई डॉट आई, इसका आंसर आना था आई की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दूसरे आई की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस 0 डिग्री, बिकॉज बोथ आर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। पहले आई की मैग्नीट्यूड 1, दूसरे की 1, कॉस 0 की 1, फाइनली आंसर 1 आ गया। सेल्फ के बाद लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है, और वो है जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए जाएंगे उस वक्त डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखे ए के और बी के, अगर इस तरह दिए होंगे तो फिर डॉट मल्टीप्लाई करने के लिए तरीका ये है, ये मैंने दोनों के दरमियान में डॉट लिख दिया कंपोनेंट्स को। इसका तरीका ये कि ये जो ए एक्स आई है इसको बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई करो, फिर जो ए वाई जे है इसको बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई करो, फिर जो ए जी के है इसको बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई करो और आंसर कैलकुलेट करो। तो ये जो फाइनल आंसर निकलेगा ये आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। तो इसको हम डायरेक्ट भी याद करेंगे। चलो ये मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक दफ़ा। ए एक्स आई को जब बी एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है तो जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनको मैग्नीट्यूड के साथ, ए एक्स को बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वेक्टर्स हैं उनको वेक्टर के साथ। आई वेक्टर था, इधर भी आई वेक्टर है, दरमियान में ये डॉट है, तो ये आई डॉट आई इस तरह हो जाएगा, प्लस इस तरह सेकंड टर्म के साथ करेंगे बी वाई जे के, तो ये ए एक्स बी वाई आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आई डॉट जे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस तीसरी के साथ करेंगे तो ए एक्स बी जी और आई डॉट के ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये इसी तरह नेक्स्ट टर्म हम लिखेंगे प्लस, अब सेकंड टर्म को इधर फर्स्ट सेकंड और थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, फिर ए वाई बी वाई
और जे डॉट जे, फिर ए वाई बी जी जे डॉट के प्लस फिर थर्ड टर्म ले लेते हैं ए जी बी एक्स के डॉट आई, ए जी बी वाई के डॉट जे, थर्ड को थर्ड से कर देते हैं ए जी बी जी के डॉट के। अब ये आंसर क्योंकि हम पहले ही लिख चुके हैं कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के तो 1 होते हैं, बाकी सारे ज़ीरो होते हैं। तो ये वाली टर्म ज़ीरो, ये वाली ज़ीरो, ये वाली ज़ीरो, ये वाली ज़ीरो, ये वाली ज़ीरो और ये वाली ज़ीरो, जिनमें डिफरेंट है ना यूनिट वेक्टर, उनका आंसर ज़ीरो आ जाएगा, और जिनमें आइडेंटिकल है उनका सिर्फ 1 आएगा। एक ये वाली टर्म बची है, एक ये वाली बच गई है और एक ये लास्ट बच गई है, बाकी ज़ीरो हो जाएंगी क्योंकि जे डॉट आई का ज़ीरो है, आई डॉट जे, जे डॉट के का ज़ीरो है। तो ये आंसर फाइनली बच गया, आई डॉट आई 1 हो गया, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, ए जी बी जी, ये हमारे पास ए डॉट बी का उस वक्त आंसर हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन होंगे। देखो स्टार्ट में तो हमने ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा बोला था, यहाँ पर हमने ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी बी जी कह दिया। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर ए कह दूँ, ये जो भी आंसर निकला है इक्वेशन ए, इसको कंपेयर कर देता हूँ इसके साथ, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, इसको इक्वेशन बी कह देते हैं। इन दोनों के आंसर्स आइडेंटिकल निकलेंगे, तो इन दोनों को कंपेयर करके हम ये लिख सकते हैं कि ए बी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, और इसमें से ए बी को भी उधर ले जाते हैं, तो ये कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी ओवर ए बी आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा को सेपरेट करेंगे तो ये कॉस इन्वर्स ऑफ आगे सारा यही टर्म आ जाएगी। इस तरह हम थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट की ये जो लास्ट प्रॉपर्टी थी, इसको आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी यूज़ करेंगे। मसलन इस तरह वेक्टर ए इज़ इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 2k दिया हुआ है, और वेक्टर बी इज़ इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के दिया हुआ है। तो आप इनके जब ए डॉट बी तलाश करना चाहोगे तो सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, इस 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, 4 1s are 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, प्लस इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 क्रॉस 1, प्लस इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा वो 1 होता है, 2 क्रॉस 1। तो ये आंसर आपको 4 प्लस 3 प्लस 2 9 आंसर इस तरह डायरेक्ट निकल जाएगा। दैट्स एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर।